एमएलए चीफ मिनिस्टर चुनेंगे वो मेरे लिए माननीय होगा। जी, एक बहुत सीधा सवाल राव साहब आपसे करना चाहते हैं, क्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है कोई मुख्यमंत्री बनने की? क्योंकि जब जब राव इंद्रजीत सिंह को लेकर बात चलती है, ये एक सवाल जरूर पूछा जाता है, चाहे पक्ष के लोग पूछें या फिर विपक्ष के लोग पूछें। आज चूंकि इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप सीधे जुड़े हुए हैं, अब प्रदेश और देश की जनता आपको सुन रही है, आज वो मौका है जब आपने बीजेपी का दामन थामा है, न केवल थामा है बल्कि सार्वजनिक मंच से ये बयान दिया है कि मरते दम तक बीजेपी के साथ रहूंगा। क्या मुख्यमंत्री बनने की कोई महत्वाकांक्षा राव इंद्रजीत सिंह के भीतर बाकी है? मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूं, कांग्रेस के अंदर भी अनुशासन पूर्वक मैं अपना जीवन निभाया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मैं अनुशासन तहत अपना जीवन बताऊंगा। जो कार्य पार्टी सौंपेगी उसको अपनी तरफ से पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। जी, राव साहब, चुनाव कहां से लड़ेंगे? गुड़गांव सीट से ही आप लोकसभा की दावेदारी पेश करेंगे या फिर अगर पार्टी का निर्देश किसी और सीट पर जाने के लिए होता है तो फिर वहां भी आप अपनी सदिच्छा से जाकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अखबारों में ये बयान छपे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह केवल गुड़गांव लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं गुड़गांव से आज के दिन सांसद हूं जी। अगर गुड़गांव सीट को मैं छोड़ भी देता हूं तो कहने वाले तो यूं भी कहेंगे कि ये डर करके गुड़गांव सीट को छोड़ दिए गया। मैंने पार्टी को यही अनुरोध किया है कि गुड़गांव के सांसद होने के नाते जी, अगर आप मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाते हैं तो मेरी तो प्राथमिकता गुड़गांव से चुनाव लड़ने की ही है जी। और बाकी गुड़गांव से चुनाव लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, कौन सा चुनाव लड़ाएगी, ये आज के दिन सारी बात पार्टी हाईकमांड बीजेपी की फैसला करेगी और उस फैसले के अधीन मैं पाबंद रहूंगा। जी, राव साहब, बहुत ही बेबाकी से आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और इसी सिलसिले में मैं ये जरूर पूछ लेना चाहूंगा आपसे कि अगर पार्टी ये आदेश करती है, ये निर्देश करती है कि आप गुड़गांव नहीं किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़े, मसलन भिवानी महेंद्रगढ़ जाएं आप, तो क्या पार्टी का यह आदेश आपको मान्य होगा? हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को आज के दिन जवाब देने की मैं समझता हूं कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं राव साहब, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि गुड़गांव सीट पर ही राव नरवीर की दावेदारी के बारे में भी अखबारों में पिछले दिनों छपा है और उनके बयान के साथ साथ आपका भी बयान छपा है। आपने अभी खुद ही कहा इस कार्यक्रम में कि आपकी इच्छा है कि आप गुड़गांव का ही प्रतिनिधित्व करें क्योंकि अभी आप गुड़गांव से ही सांसद हैं। साथ ही साथ आपने यह भी कहा कि अगर पार्टी किसी और जगह जाने को कहेगी तो चूंकि मैं अनुशासित कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में रहा हूं, लिहाजा वो अनुशासन में बीजेपी में फॉलो करूंगा। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है। जब मेरे को गुड़गांव के अलावा किसी और जगह लड़ाने की बात पार्टी कहेगी, उस टाइम के ऊपर इसका जवाब देना मैं समझता हूं सही माना जाएगा। आज के दिन तो ये हाइपोथेटिकली है। ठीक है राव साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सवालों के सिलसिले में। अगला सवाल यह है कि बीजेपी पर एक आरोप हरियाणा में यह लगता रहा कि बीजेपी पिछले 20-30 सालों में 2-3 दशकों की सियासत में कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। बीजेपी हमेशा तीसरे चौथे नंबर की ही पार्टी रही। अब जबकि आप जैसा कद्दावर नेता बीजेपी को मिला है हरियाणा में, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी बीजेपी में शामिल होने के बाद? देखिए, बीजेपी के अंदर अनेक वर्कर्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि शायद ही किसी पार्टी के अंदर हों जो दिन रात मेहनत करते हैं और बीजेपी का परचम लहराने का पूरा प्रयास करते हैं। पहले तौर के ऊपर तो मैं ऐसे कार्यकर्ताओं से रल मिल करके कोशिश ये करूंगा कि मेरी एक्सेप्टेबिलिटी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के अंदर हो। जी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कहते हैं कि आमूमन वोट शहर या कस्बों के अंदर अधिक हैं
हैं और जगह के अंदर भी, लेकिन शहर और कस्बों के अंदर अधिक हैं। मैं ये समझता हूं कि एक किसान होने के नाते देहात के अंदर भी मेरी बीजेपी में जाने के उपरांत वोटें बढ़ेंगी, और अगर शहर का और देहात का तालमेल बैठ जाता है, लोग एक विकल्प के तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मानने लगते हैं, तो मैं समझता हूं कि क्योंकि मौजूदा सरकार से लोग दुख पाए हुए हैं, एक तो इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा कई सालों से जिस पार्टी ने प्रयास किया लेकिन उसको मौका नहीं मिला, तो नई पार्टी को एक मौका देने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी को लोग सराहेंगे और अपना वोट देंगे, तो शायद हमारी सरकार हरियाणा के अंदर भी बन जाए। राव साहब, इंसाफ मंच महागठबंधन की भी वकालत लगातार करता रहा, हालांकि बीच बीच में इसकी संभावनाएं थोड़ी सी क्षीण पड़ती रही, थोड़ी सी ढीली पड़ती रही। अब जबकि आप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, अब जबकि आप बीजेपी के नेता हैं, महागठबंधन की संभावनाओं को किस तरह से तलाश रहे हैं? क्या लोकसभा चुनावों के पहले या लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश में किसी तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ महागठबंधन की कोई स्थिति बन सकती है? देखिए, मेरा तो हमेशा मानना यही रहा है कि जो कांग्रेस के खिलाफ वोट हैं वो बंटनी नहीं चाहिए, जब ही हम कांग्रेस को पराजित कर सकेंगे। अब महागठबंधन होगा या नहीं होगा, ये मेरे अकेले के फैसले की बात नहीं है जी। बड़ी पार्टी के अंदर, नेशनल पार्टी के अंदर मैं चला गया हूं। जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी वालों का होगा सो ही मेरा निर्णय होगा, और मेरे से सलाह अगर मशवरा करेंगे तो अपनी राय भी मैं दे दूंगा जी। राव साहब, बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ कार्यकर्ता कम है, नेता ज्यादा हैं। महत्वाकांक्षी कार्यकर्ताओं की तादाद इस पार्टी में सबसे ज्यादा है। गुटबाजी भी छोटे छोटे स्तर पर देखी जाती है। निगम चुनावों में आपको याद होगा, बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जितना अच्छा उसका वोट बैंक शहरों में या कस्बों में है। क्या गुटबाजी को दूर करना आपकी प्राथमिकता होगी इन चुनावों से पहले? देखिए, गुटबाजी तो हर एक पार्टी के अंदर होती है। जिस पार्टी के अंदर मैं अभी तक था उसमें भी खासी गुटबाजी है। तो मैं समझता हूं कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी मोटी गुटबाजी को लोग भूल जाते हैं। आज देश को बचाना है, देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाना है जो बेरोजगारी को दूर कर सके, भ्रष्टाचार को दूर कर सके, सुशासन दे सके। तो मैं समझता हूं कि इस लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वाले जब बैठते हैं तो आपस के मतभेद को, छोटे वोटों को भूल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर स्थापित करने के लिए लग जाएंगे। जी। राव साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जब आपको गुलदस्ता भेंट कर रहे थे आपके बीजेपी में शामिल होने पर, और उसके बाद जो उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी थोड़ी कमजोर है, कमजोर थी, और अब राव साहब के आने से हरियाणा में भी बीजेपी मजबूत होगी। क्या आप ये मानते हैं कि वाकई हरियाणा में बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितनी देश के दूसरे हिस्सों में है? देखिए, राजनाथ सिंह ने जो भाषण दिया मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझ में और मेरे साथियों पे भरोसा जताया, और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जो भरोसा उन्होंने हम में जताया है उस भरोसे को सिरे चढ़ाएं और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत ही नहीं बल्कि सत्तासीन करके उनको दिखाएं। जी। राव साहब, काफी दिनों से ये बात चल रही थी कि आप बीजेपी में शामिल होंगे। 15 दिसंबर की एक तारीख दी गई थी। इतने दिनों जो ये डिले हुआ, इसकी वजह क्या रही? इसके पीछे क्या कारण रहे? नहीं, अब इससे पहले तो कोई तारीख ही नहीं दी गई थी। लोग आकलन कर रहे थे। जिस दिन हमने तारीख दी थी उस तारीख के ऊपर हम बीजेपी में शामिल हो गए। उससे पहले तो लोग अटकल लगा रहे थे, हमारा मन नहीं बना था। ठीक है।
राव साहब, हम जरा हरियाणा की सियासत को अगर टटोलें तो राजनीति के तराजू में राजनीति के पंडित बीजेपी और हजका को एक ही तराजू में रख रहे थे, यानी बराबर बराबर तौल रहे थे। आपके शामिल होने के बाद आप प्रदेश में दूसरी जो विपक्षी पार्टी हैं, खासतौर से आपके जो गठबंधन की पार्टी है, उसकी स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले बना रखा था, और मैं उसके अंदर अब बाद के अंदर शामिल हुआ हूं, तो मेरा उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं लगता जी। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि इस गठबंधन के तहत मेरी पूरी वफा रहे, और भारतीय जनता पार्टी जिसके अंदर मैं शामिल हुआ हूं उसके पुराने कार्यकर्ताओं के प्रति मेरी पूरी वफा रहे जी। और उनके साथ मिलजुल करके इस संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी को और इस संगठन को हरियाणा में मजबूती से और मजबूती की तरफ ले जाया जाए। जी राव साहब, बीजेपी के भीतर एक धड़ा है जो इस बात को मानता है, जो इस बात की पैरवी करता है कि हजका के साथ बीजेपी का गठबंधन बहुत स्वाभाविक नहीं है, नहीं चुनावी फायदे का है। हमारा इशारा आप जरूर समझ रहे होंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या वाकई हजका के साथ बीजेपी का जो गठबंधन है वो चुनावी वैतरणी को पार लगाने में कामयाब होगा? मेरी राय वही है जो बीजेपी के नेतृत्व की है। जो उन्होंने फैसला किया है मैं उससे सहमत होऊंगा, या जो भी फैसला करेंगे उससे मैं सहमत रहूंगा। जी राव साहब, ये भी चर्चा चल रही थी कि आप अपनी बेटी को भी सियासत में लाना चाह रहे हैं। क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम है कि आप अपने परिवार से अपनी बेटी को राजनीति ज्वाइन कराएं और आने वाले दिनों में हम ये देखें कि वो चुनाव लड़े विधानसभा का? देखिए, अभी तक तो मेरी बेटी इंसाफ मंच के अंदर मेरा सहयोग दे रही थी जी, क्योंकि मैं कांग्रेस से खफा हो चुका था और किसी और पार्टी के साथ मैं जुड़ा नहीं था, तो मेरा सहयोग मेरी बेटी ने किया है। वक्त बताएगा कि वो इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। आज के दिन इसके ऊपर कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी राव साहब, आम आदमी पार्टी का उभार जो दिल्ली के बाद हरियाणा में हुआ है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि चर्चाएं ये भी है कि योगेंद्र यादव गुड़गांव लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर मुख्य मुकाबला राव इंद्रजीत का लोकसभा में किससे होगा? आम आदमी पार्टी से होगा, कांग्रेस पार्टी से होगा, या फिर इंडियन नेशनल लोकदल से होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्तासीन है, लेकिन गवर्नेंस का अनुभव अभी उनको नहीं है जी। और अगर कहा जाए कि राजनीतिक तौर के ऊपर गवर्नेंस के विषय के अंदर अभी वो नर्सरी के अंदर हैं। हरियाणा के अंदर प्रवेश करने का उनका अधिकार है जी, इलेक्शन लड़ सकते हैं। ना हमें इस बात का एतराज है और ना ही इस बात का खौफ है। और अगर आम आदमी पार्टी की थोड़ी बहुत गुड़गांव के अंदर दिल्ली के सटे क्षेत्र होने के नाते अगर कोई पहुंच थी भी, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर वो कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास अभी अनुभव नहीं है और ऑल्टरनेटिव देश की राजनीति के अंदर आज के दिन तो कम से कम वो नहीं दे सकते हैं जी। तो जहां मोदी का सिक्का चलेगा उस टाइम के ऊपर आपका सिक्का कमजोर हो जाएगा। और गुड़गांव के अंदर अगर मेरे को पार्टी लड़ाती है तो मैं लड़ने को तैयार हूं, चाहे कोई भी आए। जी राव साहब, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप हरियाणा के ही बड़े नेता नहीं रहे हैं, आप केंद्रीय सियासत में भी बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं। चुनावों से पहले थर्ड फ्रंट का गठन हुआ है। इस थर्ड फ्रंट के गठन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये थर्ड फ्रंट मोदी के रथ को रोकने में कामयाब होगा?
देखिए, ये थर्ड फ्रंट का मुख्य उद्देश्य तो मोदी को रोकने के लिए ही इकट्ठा होना लगता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि थर्ड फ्रंट कामयाब होगा। मेरे को नहीं लगता कि ये मोदी को रोक पाएगा। ये ऑल्टरनेटिव सरकार दे नहीं सकते, ये स्थायी सरकार दे नहीं सकते। अनेक पार्टियों का जमवाड़ा है, पहले भी बिखर चुका था, अभी भी बिखरेगा। आज के दिन केवल एक विकल्प है और वो नरेंद्र मोदी को स्थापित करना बतौर प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी को शासन देश के अंदर लाना। जी, शुक्रिया राव इंद्रजीत सिंह, वक्त निकालने के लिए और इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करने के लिए। बीजेपी में शामिल होने के मौके पर हम बहुत बधाइयां आपको देते हैं और शुभकामनाएं इस बात की देते हैं कि जिस एजेंडे को लेकर, जिस झंडे को लेकर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिले। राव इंद्रजीत सिंह हमारे साथ बने हुए थे, जो ये बता रहे थे कि बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और वो किस तरह से अब बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे।